नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि अभी हमने फर्टिगेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि शुरू से लेके जब आपने बीज लगाया तब से लेके हार्वेस्टिंग तक कौन कौन सा फर्टिगेशन आपको तरबूज में करना है जिसके कारण आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। इसमें लिमिटेशन होती है, ना एक्सेस होना चाहिए ना कमी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने आपको एक पूरा शेड्यूल बताया है। आई बटन में लिंक शेयर कर देंगे जहाँ से आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे तरबूज में कौन-कौन से इंसेक्टिसाइड एवं फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और बीमारियां हमारे पौधों से काफ़ी दूर रहे। तो शुरुआत हम करेंगे जब हमारी फसल 12 दिन की हो जाती है, तो 12 दिन का हम फर्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो या तो आप 11वें दिन या फिर 13वें दिन एक पहला फंगिसाइड आपको ड्रिप से चलाना है, जिसमें आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो सकता है, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब हो सकता है या फिर आपका थायोफाइनेट मिथाइल 70% हो सकता है। तीनों में से आप किसी भी एक का 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना है। तो जिससे क्या होगा, ज़मीनी जो भी फंगस है, जो हमारी प्रीवियस क्रॉप खेत में लगी थी, पुरानी जो फसल खेत में लगी थी, उसके कारण जो भी फंगस है खेत में पूरी तरीके से नष्ट होंगे, जड़ें स्वस्थ रहेंगी। इसी के साथ में आपको 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग करना है, जिसके कारण पौधे में व्हाइट फ्रूट जोन डेवलप होगी और पौधा जल्दी से जमाव करेगा और ऊपर इसका इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा, जो कि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा। इसके बाद में अगर बीमारियों की बात करें तो ठंड खत्म होने लगता है और गर्मी की शुरुआत होती है। तो उस समय पर फसलों पर बहुत ज़्यादा कोई बीमारियों का अटैक नहीं होता है, लेकिन उस समय इस पर दो कॉमन बीमारियां देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है लीफ माइनर, दूसरा होता है थ्रिप्स। ये काफ़ी बड़ी समस्या बन जाती है अगर इनका सही समय पर उपाय नहीं किया जाता है उस समय में तब। तो बेल वाली फसलें कोई सी भी आपकी हो सकती है, जैसे खीरा, गिलकी, लौकी, तरबूज, खरबूज, इस प्रकार की जितनी भी फसलें हैं, इनमें लीफ माइनर सबसे ज़्यादा हमें हमारी फसलों को इफ़ेक्ट करता है। और इसी के कारण जो फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह भी डाउन हो जाती है, क्योंकि पत्तियों के अंदर एक एक बारीक सी इल्ली होती है जिसे हम नग्न आँखों से आसानी से देख सकते हैं। ये इल्ली पत्ते के अंदर ही झिल्ली के अंदर चलते-चलते, खाते-खाते आगे बढ़ती है, जिसके कारण एक व्हाइट लाइन बढ़ती जाती है। लीफ माइनर इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, अगर इसका सही दिशा में सही प्रोडक्ट से उपाय नहीं किया जाता है, तो फिर ये कंट्रोल नहीं होती है और फसल को डैमेज करती जाती है। तो मार्केट में जो इसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है, सबसे पहले क्रिस्टल कंपनी का आबासीन होता है, जो इसके लिए रामबाण कहा जाता है, किसानों के माध्यम से ही कहा जाता है, क्योंकि किसान इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो इसमें आता है मार्केट में दमन कंपनी का बायो 303। बायो 303 भी आपकी लीफ माइनर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, इसी के साथ में थ्रिप्स पर भी अच्छा नियंत्रण रखता है। तो आप बायो 303 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में थ्रिप्स की अगर बात करें तो जो बायो 303 है दमन कंपनी का, वो तो ऑलरेडी करता ही करता है आपकी थ्रिप्स को कंट्रोल। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं थ्रिप्स के लिए। सबसे पहले अगर बेसिक प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट में पिप्रोनिल 5% में होता है, जो कि बायर के रिजेंट के नाम से प्रचलित है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे गरडा का महावीर है, और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें पिप्रोनिल 5% की मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग लगभग 60-70% किसानों ने बंद कर दिया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। थ्रिप्स को बहुत मुश्किल से मार पाता है या फिर मार नहीं पाता है। तो इसके बाद में एक रिजेंट गोल्ड के नाम से आता है, जिसमें 18% पिप्रोनिल होता है, उसका उपयोग करते हैं कुछ किसान भाई। इसके बाद अगर ऊपर चले तो सिंजेंटा कंपनी का अलीका, उसमें 2 टेक्निकल होते हैं, लेम्बडा साइलोथ्रिन और इसी के साथ में होता है थायोमेथोक्साम। तो यह भी अच्छा नियंत्रण करता है थ्रिप्स का। फिर इसके ऊपर थोड़ा और चलेंगे तो फिर इसके बाद में एक प्रोडक्ट होता है नेचिनो कंपनी का टाइची, इसमें टोल्फेन पाइराइड होता है ईसी फॉर्मुलेशन में। यह भी थ्रिप्स को अच्छी तरीके से नियंत्रित करता है। और बाकी काफ़ी सारे बायो प्रोडक्ट हैं, काफ़ी सारे टेक्निकल प्रोडक्ट हैं, आप किसान भाई भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका लीफ माइनर, थ्रिप्स दोनों चीज़ें कंट्रोल होंगी। अगर आप कोई बायो प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं बेल वाली फसलों में, तो मौसम का विशेष ध्यान रखें। अगर टेम्परेचर हाई है, धूप है, तो उस समय आपको बिल्कुल भी बायो प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ केस में नहीं भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप सोच समझ कर बायो प्रोडक्ट का उपयोग करें। अब इसमें तरबूज की क्रॉप में एक मेजर समस्या आती है, जब आपका फ्रूट 1 किलो का 500 ग्राम का होता है, उस समय हमारी जो तरबूज की बेल होती है, तने के पास से बेल फटने की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है। इसके कारण कई किसान भाई हाथ फेंक देते हैं और इनके प्लॉट के प्लॉट खराब हो जाते हैं, पूरे प्लॉट बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि पानी की कमी के कारण हमारा पूरा खेत सूखने लगा है। तो ये एक बहुत मेजर समस्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डीप में चर्चा करेंगे आज।
तो तरबूज में बेल फटने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हमारे द्वारा ज़्यादा मात्रा में फर्टिगेशन दे दिया जाता है तो पौधा पर्याप्त मात्रा में सहन नहीं कर पाता है और उस कंडीशन में बेल फट जाती है और वहाँ से हमारा फर्टिगेशन बाहर निकलने लगता है। तो इसके कारण पौधे को ऊपर तक पूरा फर्टिगेशन नहीं मिलता है और पौधा कमज़ोर होने लगता है और कहीं न कहीं हमारे पौधे की ग्रोथ रुकती है, फ्रूट का साइज़ भी रुक जाता है। तो जब बेल फटने की शिकायत होती है तो हम जैविक तरीके से शुरुआत करेंगे। अगर आपके यहाँ पर छाछ उपलब्ध है तो आप 15 लीटर प्रति एकड़ की दर से छाछ का उपयोग करेंगे। तो छाछ ताज़ी भी हो सकती है, 4-5 दिन अगर पुरानी भी होगी तब भी चल जाएगी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगी वो। ये भी हमारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, हमने तरबूज की खेती 7 साल तक लगातार की है। तो ये जो मेजर समस्याएँ आती है, जो मुख्य 4-5 समस्याएँ ये इनसे निपटना होता है। अगर आप इनसे बच जाते हैं तो आप तरबूज में बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अब छाछ का उपयोग करेंगे, इससे भी आपकी जो बेल फटने की समस्या है कहीं हद तक रुकेगी। इसके अलावा आप स्प्रे में अगर आपके पास जब आप तरबूज की क्रॉप कर रहे हो उससे पहले ही अगर आप एक 15 लीटर का कैन लें, उसमें छाछ डाल दें 15 लीटर पूरा, या तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च पीस कर डाल दें या फिर तांबे युक्त छाछ, तांबे प्योर तांबे का कुछ भी बर्तन लेके उसे एयर टाइट करके रख दें 10 से 15 दिनों के लिए। जब वो छाछ तैयार होगी तब उसका 250 एमएल प्रति 15 लीटर की दर से जब आप स्प्रे करेंगे तो वह भी आपकी जो बेल फटने की समस्या है उसको काफ़ी अच्छे से नियंत्रित करेगा, आपकी फसल को बेल फटने से बचाएगा और उसका जो पूरा पोषण है पौधे को मिलेगा। इसके बाद अगर हम केमिकल की ओर जाएँ तो केमिकल में जो सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार होता है जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन होता है, ये टेक्निकल भी आपकी बेल फटने की समस्या पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसी के साथ में जो बायर कंपनी का नेटियो होता है जिसमें ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन होता है, वो भी आपकी फसल में बेल फटने की समस्या को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से और भी कुछ सिस्टमिक फंगिसाइड है जो कि आपकी बेल फटने की समस्या को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा अब एक मेजर समस्या रह जाती है जब हमारे फ्रूट का साइज बड़ा होता है, 2 से 3 किलो या 2.5 किलो तक का होता है, उस समय इल्ली का अटैक होता है। जब धूप तेज होती है उस समय इल्ली का अटैक होता है और इल्ली बेल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो हमारा फल होता है, फल के ऊपर की छाल को खाना स्टार्ट कर देती है। इसके कारण हमारा फल एकदम दागी सा दिखने लगता है, उस पे सफ़ेद कलर के स्पॉट बन जाते हैं, जिसके कारण व्यापारी और कस्टमर उसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो एक ये भी बड़ी मुख्य समस्या हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार अब इल्ली का अटैक हो चुका है, तो आपको सही समय पर इल्ली का समाधान करना है। जब आपका 2 किलो तक का फल का साइज हो जाता है, उस समय आपको इल्ली का स्प्रे कर देना है। अब इल्ली का स्प्रे भी हमें सब बहुत हेवी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय पर आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कि WG फॉर्मुलेशन में होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अडामा कंपनी का 12 जेड होता है, इसमें 2 टेक्निकल होते हैं, नोवालुरान प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट। ये 2 प्रकार से काम करता है, सिस्टमिक तरीके से भी काम करता है, कॉन्टैक्ट तरीके से भी काम करता है, गैस पॉइज़न भी होता है ये। तो आप इसका उपयोग करके भी आप इल्ली को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और आपकी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और भी जैसे अडामा का ही प्लेथोरा होता है, ऐसे और भी काफ़ी सारी कंपनियों के इल्ली के प्रोडक्ट, तो लेकिन बहुत हेवी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से आप तरबूज की फसल में लगभग सभी बीमारियों को नियंत्रित करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतने ही किसान भाइयों, धन्यवाद।